हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 8 आप लोगों की बुक में ये है। चैप्टर नंबर 7 को हमने ऑल टुगेदर जो है वो छोड़ा है। अभी क्यों छोड़ा है वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, ठीक है ना। वो जिस तरीके के जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, वो आपके बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आप करंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको वहाँ पर जो है ऑल टुगेदर चैप्टर को वहाँ पर लीव किया है, ठीक। तो चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने पिछले पार्ट में ये देखा कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने बात करी, समझा इसको लेकर। साथ ही साथ हमने ये देखा कि इसके जो स्टेप्स थे, जो प्रोसेस थे, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हमने 4 स्टेप्स के बारे में बात की थी: स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन डेटा कलेक्शन और साथ ही साथ इम्पैक्ट प्रेडिक्शन। तो बाकी बचे जो स्टेप्स हैं उनको लेकर हम लोग अपना डिस्कशन जो है वो आज कंटिन्यू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, अगर आपको भी कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, सो दैट कि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। और साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज मिल जाएंगे, सो दैट कि आप अपनी जो पूरी की पूरी एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की तैयारी है वो हमारे साथ, हमारे इस कोर्स के साथ, हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ कर सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का डिस्कशन, जिसमें हम लोग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA की जो साइकिल चल रही थी उसके कुछ और स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ 2006 का जो अमेंडमेंट है उसको लेकर बात करेंगे, और अभी सरकार ने 2020 में जो इसको लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए, assessment of alternatives, delineation of mitigation measures and environmental impact assessment report, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर कुछ विकल्प के बारे में बात करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, साथ ही साथ जो मिटिगेशन मेजर्स हैं यानी कि जो बचाव के तरीके हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो EIA की रिपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? फॉर एवरी प्रोजेक्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स शुड बी आइडेंटिफाइड एंड एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स कंपेयर्ड। यानी कि हमें हर प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है कि पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि क्या ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं, उनको खोजना है, उनकी पहचान करनी है, और साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स है उनको भी क्या करना है, कंपेयर करना है। ऑल्टरनेटिव शुड कवर बोथ प्रोजेक्ट लोकेशन एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी। अभी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि जब हम लोग ऑल्टरनेटिव्स का असेसमेंट कर रहे हैं तो वो क्या इंक्लूड करेगा। EIA की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट लोकेशन भी है और साथ ही साथ प्रोसेस टेक्नोलॉजीज भी है। यानी कि प्रोजेक्ट लोकेशन का ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि हम इस प्रोजेक्ट को क्या किसी और ऑल्टरनेटिव प्लेस पे सेटअप कर सकते हैं, ये हो गया प्रोजेक्ट लोकेशन का ऑल्टरनेटिव। साथ ही साथ जो प्रोसेस का हम लोग यूज करना जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करना जा रहे हैं, क्या किसी और टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर सकते हैं, दिस विल बी दी प्रोसेस टेक्नोलॉजीज का ऑल्टरनेटिव, ठीक है। ऑल्टरनेटिव शुड कंसिडर नो प्रोजेक्ट ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव जो है वो नो प्रोजेक्ट ऑप्शन को भी कंसिडर करेंगे, ठीक। ऑल्टरनेटिव शुड देन बी रैंक्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट एनवायरमेंटल ऑप्शन फॉर ऑप्टिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी एट द लार्ज। अब उसके बाद क्या है कि हमने मान लीजिए 4-5 ऑल्टरनेटिव जो है वो क्या कर लिए, वो कंसिडर कर लिए, वो देख लिए। अब उनको हम लोग रैंक करेंगे। रैंक मतलब कि कौन सा ऑल्टरनेटिव ऐसा है जिससे एनवायरमेंट के ऊपर सबसे कम बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है, और जो कम्युनिटी के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट भी देगा। तो ये सारे के सारे के हिसाब से हम लोग जो है ऑल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, रैंक करेंगे। इसके बाद वंस ऑल्टरनेटिव्स हैज बीन रिव्यूड, अ मिटिगेशन प्लान शुड बी ड्रॉन अप फॉर द सेलेक्टेड ऑप्शन and is supplemented with an environmental management plan to guide the proponent towards environmental improvements, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करा कि सारे के सारे जो ऑल्टरनेटिव्स थे उनको रिव्यू कर लिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सेलेक्टेड ऑप्शन है, अब उसमें से हम सारे के सारे जो ऑल्टरनेटिव्स है उसमें से एक ऑप्शन छाटेंगे, ठीक है।
अब उस एक ऑप्शन को जो हमने छांटा है, जो सिलेक्टेड ऑप्शन रहेगा, उसमें हमें मिटिगेशन प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई ना कोई मतलब कुछ भी एनवायरनमेंट के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। तो उस असर को कम करने के लिए, उसका बचाव करने के लिए मिटिगेशन प्लान बनाया जाएगा और साथ ही साथ उसको सप्लीमेंट किया जाएगा ईएमपी के साथ, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। और वो क्या करेगा, जो प्रपोनेंट है यानी कि जो प्रोजेक्ट को प्रपोज कर रहा है उसको गाइड करेगा टुवर्ड्स एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट, यानी कि आप किस तरीके से एनवायरमेंट का क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में वो प्रपोनेंट को गाइड करेगा, ठीक। ईएमपी क्या है, ईएमपी इज अ क्रूशियल इनपुट फॉर टू मॉनिटरिंग द क्लियरेंस कंडीशंस, ठीक है। जो क्लियरेंस कंडीशंस है उनको मॉनिटर करने के लिए एक क्रूशियल इनपुट है ईएमपी, एंड देयरफॉर डिटेल्स ऑफ मॉनिटर शुड बी इंक्लूडेड इन द ईएमपी, इसलिए जो मॉनिटरिंग की डिटेल है वो ईएमपी में इंक्लूड होनी चाहिए। An EIA report should provide clear information to the decision maker on the different environmental scenarios without the project, with the project and with the project alternatives. Uncertainties should be clearly reflected in the EIA report. ठीक है, यानी कि EIA report में क्या होना चाहिए, उसमें डिसीजन मेकर्स को एक क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। किसके बारे में, जो अलग अलग प्रकार के एनवायरमेंटल सिनेरियोज हैं उनके बारे में, ठीक है, कि प्रोजेक्ट के साथ एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बिना प्रोजेक्ट के क्या पड़ेगा, अगर हम ऑल्टरनेटिव तरीके से कुछ चीजें यूज करते हैं तो क्या असर पड़ेगा, ये सारी की सारी बातें जो है वो EIA रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ अगर अनसर्टेनिटीज है, कुछ अगर अनिश्चितताएं हैं तो वो भी EIA की रिपोर्ट में बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पब्लिक हियरिंग, ठीक है, कहीं पर आपको ये टर्म जो है पब्लिक हियरिंग या फिर आप कहीं पर इसको पढ़ेंगे कंसल्टेशन या फिर पब्लिक कंसल्टेशन के नाम पर भी लिखा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है। इसमें क्या लिखा है कि लॉ रिक्वायर्स दैट द पब्लिक मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एंड कंसल्टेड ऑन अ प्रपोज्ड डेवलपमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ EIA रिपोर्ट, ठीक है। लॉ क्या बोलता है कि पब्लिक को इन्फॉर्म करना जरूरी है, ठीक है, और साथ ही साथ पब्लिक की राय लेना, कंसल्ट करना भी जरूरी है। किस बारे में, जब EIA की रिपोर्ट बन जाती है प्रपोज्ड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। एनीवन लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द EIA, तो उसके पास जो भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स यानी कि जो प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है उससे अगर प्रभावित हो सकता है, लाइकली टू बी अफेक्टेड, ठीक है, अगर प्रभावित हो सकता है तो उसका ये हक बनता है, वो एंटाइटल्ड है कि उसके पास जो EIA की एग्जीक्यूटिव समरी है वो हो, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी एरिया में कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो पहले आप पूरा का पूरा काम अपने स्तर पर करेंगे, ठीक है, EIA के स्तर पर करेंगे, और उसके बाद फिर वो जो रिपोर्ट वगैरह होगी वो उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, या फिर उस प्रोजेक्ट के बारे में जो है वहां के जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करना, उनसे कंसल्ट करना जरूरी है। दैट इज अबाउट द पब्लिक हियरिंग, ठीक है। अब इसमें जो इफेक्टेड पर्सन्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, जो वहाँ के बोनाफाइड लोकल रेसिडेंट्स हैं वो हो सकते हैं, वहाँ के जो लोकल एसोसिएशंस हैं वो हो सकते हैं, उस एरिया में एक्टिव जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं वो हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो उस प्रोजेक्ट साइट में या उस साइट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में क्या हो, रह रहा हो, ठीक है। अब इन लोगों के पास ये अधिकार है कि दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ओरल और रिटन सजेशंस टू द स्टेट पब्लिक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको, मतलब इन लोगों के पास ये अधिकार है कि वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाके मौखिक या लिखित तौर पर जो है सजेशंस या सुझाव दे सकते हैं, ठीक। अब पब्लिक हियरिंग किन केसेस में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, ये भी पार्ट थोड़ा सा आप लोगों की बुक में नहीं दिया हुआ है, ये भी EIA 1994 की जो नोटिफिकेशन है वहीं से लिया गया है। इसमें देखिए क्या लिखा है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पब्लिक हियरिंग जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स लोकेटेड इन दी नोटिफाइड और डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, एरियाज एयर मार्क्ड फॉर इंडस्ट्रीज अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज, वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हाईवेज, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, मेजर मिनरल्स की अगर माइनिंग हो रही है जिसका लीज एरिया अप टू 25 हेक्टेयर्स है, उसमें ऐसे यूनिट्स जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में लोकेटेड है, एग्जिस्टिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का मॉडर्नाइजेशन अगर हम कर रहे हैं तो, साथ ही साथ अगर हम ऑफशोर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि नियरेस्ट हैबिटेटेड विलेज बाउंड्री या गाउठन्स से या फिर जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं जैसे कि मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, नेशनल पार्क्स, मरीन पार्क्स,
सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, ब्रीडिंग एंड स्पॉनिंग ग्राउंड्स ऑफ फिश एंड अदर मैरीन एनिमल्स के 10 किलोमीटर के बियॉन्ड है। तो ऐसी जगहों पर अगर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह लग रहा है तो वहां पर हमें पब्लिक हियरिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे एरियाज के बाहर जनरली जो है वो पब्लिक नहीं पाई जाती, तो उससे पब्लिक को कोई असर होना नहीं है। एनवायरमेंट पर असर होगा, उससे EIA का काम अलग तरीके से होगा, लेकिन पब्लिक हियरिंग वाला जो एक स्टेप है वो इसमें कम हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं EMP की, दैट इज एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, तो इसमें क्या है कि EMP शुड इंक्लूड डिलिनेशन ऑफ मिटिगेशन एंड कंपनसेशन मेजर्स फॉर ऑल दी आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट इंपैक्ट्स, ठीक है। डिलिनेशन का मतलब होता है क्लियरली उस चीज को एक्सप्रेस करना, ठीक है, कि मिटिगेशन मेजर्स क्या होंगे और जिन लोगों को अगर उससे कोई नुकसान पहुंच रहा है तो उनको किस तरीके से कंपनसेशन किया जाएगा, कंपनसेशन मेजर्स क्या रहेंगे, ठीक है, ये सारा का सारा बताना। साथ ही साथ ऐसे कौन से इंपैक्ट्स हैं जो अनमिटिगेटेड है, यानी कि कौन से इंपैक्ट्स ऐसे हैं जिनसे कोई बचाव का जरिया नहीं है या कुछ इस तरह की चीजें जो है वो भी बताना पड़ेगा उसमें। साथ ही साथ फिजिकल प्लानिंग करनी है, जैसे कि वर्क प्रोग्राम, टाइम शेड्यूल एंड लोकेशंस फॉर पुटिंग मिटिगेशन एंड कंपनसेशन सिस्टम्स इन प्लेस। साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लान की भी डिलिनेशन है फॉर इंप्लीमेंटिंग द मिटिगेशन मेजर्स इन द फॉर्म ऑफ बजटरी एस्टिमेट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट्स इंक्लूजन इन द प्रोजेक्ट बजट एस्टिमेट्स, ठीक है, कि पैसा वगैरह उसमें कितना लगेगा, कि अगर मिटिगेशन मेजर्स वगैरह को इंप्लीमेंट वगैरह करना है तो वो सारा का सारा भी जो है वो EMP में रहेगा, ठीक। इसके बाद अगला स्टेप रहता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व कंसल्टेशन बिटवीन द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उसके बीच में, और जो इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, उसके बीच में क्या रहता है, एक कंसल्टेशन रहती है, दैट इज डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अभी जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है इसको असिस्ट किया जाएगा बाय कंसल्टेंट, और जो ये इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है दैट इज असिस्टेड बाय एन एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक। द डिसीजन ऑन एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज अराइव्ड थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्लूडिंग इवेल्युएशन ऑफ EIA एंड EMP, ठीक है, कि डिसीजन जो मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका जो डिसीजन है वो कैसे होगा, वो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। साथ ही साथ उसमें ये भी है कि EIA और EMP का उसमें इवेल्युएशन भी है, ठीक। इसके बाद जो क्लियरेंस कंडीशंस है, अब जो क्लियरेंस मिला है उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। मॉनिटरिंग जो है ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन के दौरान भी और ऑपरेशन के दौरान भी हो रही है, मतलब कोई इंडस्ट्री अगर आप लगा रहे हैं तो इंडस्ट्री जब कंस्ट्रक्ट हो रही है उस समय भी, और उसके बाद जब वो ऑपरेट करने लगी है तब भी, दोनों तरफ समय पे क्या है मॉनिटरिंग होगी, इससे इसका ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा सवाल आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या मॉनिटरिंग सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के समय पर होगी, जिस समय कोई प्लांट बन गया है, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो गया है तब मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्शन के दौरान भी होगी, साथ ही साथ ऑपरेशन के दौरान भी होगी, ठीक। दिस इज नॉट ओनली टू एंश्योर दैट द कमिटमेंट्स मेड आर कंप्लाइड but also to observe whether the predictions made in the EIA reports were correct or not। अब ये बेसिकली क्यों है, ये इसलिए है, एक तो जो कमिटमेंट्स किए गए थे कि उन कमिटमेंट्स के साथ कंप्लाई किया जा रहा है या उनको माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है, पहली चीज तो ये इंश्योर करने के लिए है। दूसरी चीज ये है कि जो EIA रिपोर्ट्स में कुछ प्रेडिक्शंस किए गए थे, हमने बताया था कि प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, ठीक है, प्रेडिक्शंस किए जाते हैं कि पोटेंशियल एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो उन प्रेडिक्शंस को, जो प्रेडिक्शंस किए गए थे वो प्रेडिक्शंस कितने सही थे कितने नहीं सही थे, ये चीज देखना, ये चीज ऑब्जर्व भी जो है वो मॉनिटरिंग के दौरान की जाती है, ठीक है। जहां पर इंपैक्ट्स जो है वो प्रेडिक्टेड लेवल से ज्यादा हो जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं, वहां पर करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। एंड मॉनिटरिंग विल एनेबल द रेगुलेटरी एजेंसी टू रिव्यू द वैलिडिटी ऑफ प्रेडिक्शंस एंड द कंडीशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। और मॉनिटरिंग क्या करेगी, जो रेगुलेटरी एजेंसी है उसको क्या करेगी, ताकि वो जो प्रेडिक्शंस हैं उनकी वैलिडिटी को रिव्यू कर सके, ठीक है, और साथ ही साथ जो EMP की इंप्लीमेंटेशन की कंडीशन है उसको भी रिव्यू कर सके। तो ये सारा का सारा काम कैसे होगा, मॉनिटरिंग के थ्रू ही होगा। तो ध्यान रखना है मॉनिटरिंग जो है कंस्ट्रक्शन के समय पर भी लागू है, ऑपरेशन के समय पर भी लागू है, ठीक है, कमिटमेंट्स को कंप्लाई किया जा रहा है वो भी देखने के लिए है, साथ ही साथ जो प्रेडिक्शंस किए गए थे वो कितने सही है कितने नहीं सही है, ये ऑब्जर्व करने का काम मॉनिटरिंग में ही होगा। जहां पर प्रेडिक्टेड लेवल से ज्यादा हो जाएगा इंपैक्ट, वहां पर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। और मॉनिटरिंग क्या करेगा, साथ ही साथ जो रेगुलेटरिंग एजेंसी है उसको इनेबल करेगा कि वो वैलिडिटी ऑफ प्रेडिक्शंस और इंप्लीमेंटेशन ऑफ EMP की जो कंडीशंस है उसको क्या कर सके, रिव्यू कर सके, ठीक। ये सारी की सारी बात हो गई, पूरे के पूरे स्टेप्स यहां पर हमारे जो है वो क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो 2006 का अमेंडमेंट आया था, ठीक है, 1994 के बाद जो 2006 का अमेंडमेंट आया था, यानी कि जो
अभी भी लागू है, उसमें क्या चेंजेस किए गए थे थोड़ा सा वो देखते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2006 यानी कि 2006 has decentralized the environmental clearance projects by categorizing the developmental projects into two categories, category A and category B। ठीक, इसमें बेसिकली क्या किया गया कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रोसेस थी उसको डिसेंट्रलाइज किया गया। ठीक है, डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है कि अब जो क्लियरेंस है वो हर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी को क्या कर दिया गया है, या हर प्रोजेक्ट को जो है वो दो कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में। ठीक है, जो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें क्या होगा, दे आर अप्रेज्ड एट द नेशनल लेवल बाय इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स आर अप्रेज्ड एट द स्टेट लेवल। ठीक है, यानी कि जो दो कैटेगरी हमने बनाई है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, इनका जो अप्रेजल है वो दो स्तर पर होगा। ठीक है, कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट्स है उनका जो अप्रेजल होगा वो नेशनल लेवल पर होगा, कैटेगरी बी का जो प्रोजेक्ट्स है वो उनका अप्रेजल होगा स्टेट लेवल पर। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी आर कंस्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड क्लियरेंस टू कैटेगरी बी प्रोसेस। ठीक है, कैटेगरी बी के जो प्रोसेसेस है या जो प्रोजेक्ट्स है उनको क्लियरेंस स्टेट लेवल पर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट ए के जो कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट्स है उनको नेशनल लेवल पर दिया जाएगा। ठीक, 2006 के अमेंडमेंट के बाद EIA की जो साइकिल है उसमें सिर्फ अब 4 स्टेजेस रह गई हैं, जैसे पहले बहुत सारे हुआ करती थी 8-9 के आसपास। इसमें आप देखिए स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग और अप्रेजल, बस ये 4 है। अब कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट्स हैं रिक्वायर मैंडेटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड दस वी डू नॉट अंडरगो द स्क्रीनिंग प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या थी मैंने आपको बताया था, स्क्रीनिंग प्रोसेस में हम देखते थे कि कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें क्लियरेंस की जरूरत है या नहीं है। ठीक, अब यहां पर लिखा गया है कि जो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स है इनके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस कैसा है, मैंडेटरी है। ठीक है, अब जब आपको पहले से ही पता है कि इसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी है तो स्क्रीनिंग प्रोसेस की फिर जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बात खत्म हो गई। इसके बाद जो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स है इसमें क्या करा है, स्क्रीनिंग प्रोसेस में अंडरगो करे हैं और इनको 2 कैटेगरी में डाला गया है। ठीक, 2 कैटेगरी का मतलब क्या है, कैटेगरी B1 जहां पर EIA जरूरी है और कैटेगरी B2 जहां पर EIA जरूरी नहीं है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, उसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट ए के मतलब कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए स्क्रीनिंग नहीं होगी। ठीक, क्यों, क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंस कैसा है, मैंडेटरी है। ठीक है, यानी कि कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए स्क्रीनिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद जो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें स्क्रीनिंग की जाएगी, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, कैटेगरी B1 और B2। B1 के लिए EIA मैंडेटरी है, ठीक है, और B2 के लिए जो है वो उनके लिए EIA की जरूरत नहीं है। ठीक, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स एंड कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट्स अंडरगो द कंप्लीट EIA प्रोसेस। ठीक, और जबकि कैटेगरी B2 के जो प्रोजेक्ट्स है दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्लीट EIA प्रोसेस। ठीक, इस बात को आप ध्यान यहां पर रखिएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट जो है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस उसमें चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है इसलिए नहीं है। बी वाले जो प्रोजेक्ट है उनके लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। ठीक है, उसमें B1 और B2 किया जाएगा। स्क्रीनिंग करने के बाद जो B1 प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ेंगे, उसमें पूरा का पूरा EIA की प्रोसेस लगेगी, और जो B2 होगा वो उसको EIA की प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग होने के बाद उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो 2020 का ड्राफ्ट लाया गया है उसमें देखते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज पब्लिश्ड द ड्राफ्ट EIA notification 2020 with the intention of replacing existing 2006 EIA notification under the Environment Protection Act 1986। ठीक है, जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कैटेगरी ए बी वाली, ये आपके 2006 था। ठीक है, अब 2006 को भी रिप्लेस करके जो है EIA नोटिफिकेशन 2020 लाने की बात की जा रही है। अभी हालांकि इसका ड्राफ्ट ही आया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए कि जो ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन है 2020 का, ये अभी वाला जो फोर्स में है, यानी कि अभी जो लागू है 2006 वाला फोर्स में है, उससे किस तरीके से अलग है। ठीक, देखिए ये कुछ अलग जो पॉइंट है वही मैंने यहां पर लिखे हैं। इसमें क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ सेवरल एक्टिविटीज फ्रॉम द परव्यू ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन या फिर पब्लिक हियरिंग। ठीक है, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको पब्लिक कंसल्टेशन या पब्लिक हियरिंग के दायरे से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, क्या क्या है, द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैज बीन इंक्लूडेड अंडर कैटेगरी B2 एक्सप्रेसली एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ एन EIA। यानी कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको कैटेगरी B2 में डाल दिया गया है
और कैटेगरी B2 का मतलब हमने ऊपर भी देखा क्या है, जिनके लिए EIA की जरूरत नहीं है। ठीक, द प्रोजेक्ट्स अंडर दिस कैटेगरी इंक्लूड ऑफशोर एंड ऑनशोर ऑयल, गैस एंड शेल एक्सप्लोरेशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स अप टू 25 मेगावाट, irrigation projects between 2000 and 10,000 hectares of command area, small and medium mineral beneficiation units, MSMEs in dye industry etc. ये सारे के सारे क्या है, इनको प्रोजेक्ट कैटेगरी B2 में डाल दिया गया है और इनके लिए अब पब्लिक कंसल्टेशन या पब्लिक हियरिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर आप कहें कि इनको EIA की कैटेगरी से ही क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। ठीक, also coal and non-coal mineral prospecting and solar photovoltaic projects do not need prior environmental clearance or permission in the new scheme। ठीक है, तो यानी किस तरीके की जो चीजें हैं उनको भी इससे बाहर कर दिया गया। इसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन को सबवर्ट किया गया है। कैसे, देखिए, द नोटिस पीरियड फॉर पब्लिक हियरिंग हैज बीन कट फ्रॉम 30 days to 20 days। यानी कि यहां से आप ये मान के चलिए कि पहले 30 दिन हुआ करती थी, अब पब्लिक हियरिंग जो है वो 20 दिन में कर दी गई है। अब इससे क्या नुकसान होगा, दिस विल मेक इट डिफिकल्ट टू स्टडी द ड्राफ्ट EIA रिपोर्ट मोर सो व्हेन इट इज नॉट वाइडली अवेलेबल एंड प्रोवाइडेड इन द रीजनल लैंग्वेज। अब पब्लिक हियरिंग ऑब्वियस सी बात है, देखिए पब्लिक हियरिंग तभी हो सकती है, या फिर आप कहिए कि पब्लिक जो है अपने विचार या अपने जो सजेशंस है, जैसे हमने पीछे देखा था कि जो भी इफेक्टेड पर्सन है उसके पास ये अधिकार है कि वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाके ओरल या रिटर्न में अपने सजेशंस दे सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने सजेशंस कब देगा, जब वो पहले पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ेगा। ठीक है, रिपोर्ट उसके समझ में आएगी, अब उसके बाद उसको ये पता लगेगा कि अच्छा हाँ, इससे ये नुकसान हो सकता है, मुझे ये नुकसान होगा, मेरी फैमिली को, मेरे इलाके को, मेरे एरिया को ये नुकसान होगा, तभी तो वो करेगा। अब आपने उसका टाइम जो है वो कम कर दिया है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और वो भी तब ज्यादा हो सकती है जब आपकी जो EIA की रिपोर्ट है वो वाइडली अवेलेबल ना हो या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल ना हो। तो अब मान लीजिए किसी गांव में ऐसी चीज हो रही है, अब गांव के लोग जो सिर्फ वहां की लोकल भाषा पढ़ना जानते हैं, अब आपने उनको इंग्लिश में रिपोर्ट ला के दे दी, वो क्या करेंगे, ऐसे 20 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना। तो ये चीज यहां पर की गई है। इसके बाद अगला है न्यू प्रोविजन फॉर पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस। पोस्ट फैक्टो मतलब देखते हैं क्या है, इट मीन्स दैट द क्लियरेंसेस फॉर प्रोजेक्ट्स can be awarded even if they have started construction without securing environmental clearances। पहले क्या होता था कि कोई भी प्रोजेक्ट जो था उसके लिए क्लियरेंस की जरूरत होती थी। ठीक है, और क्लियरेंस मिलने के बाद ही प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता था। अब यहां पर इन्होंने क्या करा है कि आप, ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं भी मिला हुआ है तो भी आप उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन में भी उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब फिर से आप कहिए कि बहुत जल्दीबाजी में प्रोसेस करने की बात यहां पर हो रही है। इसके बाद एक्सपेंशन को प्रमोट किया जा रहा है। फॉर प्रोजेक्ट्स मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन द नॉर्म्स इन नोटिफिकेशन 2020 आर लिबरल with only those involving more than 25% increase requiring EIA and over 50% attracting public consultation। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जिसका एक्सपेंशन किया जा रहा है, अगर उसमें 25% से ज्यादा का अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो EIA की जरूरत है। ठीक है, और अगर 50% से ज्यादा का है तब पब्लिक हियरिंग या पब्लिक कंसल्टेशन की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा बहुत उसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं 10-20%, तो उसमें आपको ना पब्लिक हियरिंग की जरूरत है ना EIA की जरूरत है। ठीक है, यानी कि एक्सपेंशन को थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, लिबरल कर दिया गया है 2020 की नोटिफिकेशन के आधार पर। इसके बाद अगला है कंप्लायंस मैकेनिज्म को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स नीड टू सबमिट ओनली वन रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद कंडीशंस कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग 2। पहले से क्या होता था कि आपने जो भी कंडीशंस आपको दी गई हैं, ठीक है, आप उसके साथ कितना कंप्लाई कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर जो रिपोर्ट होगी वो पहले 2 देनी होती थी। अब क्या है कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उसको सिर्फ एक ही रिपोर्ट देनी पड़ेगी, एक सालाना रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फीचर्स है, स्पेसिफिकली जो ये 2006 के मैंने आपको चेंजेस बताए कैटेगरी ए और बी वाले, और साथ ही साथ जो 2020 के ड्राफ्ट में जो ये चेंजेस यहां पर बताए गए हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो कुछ इस तरह की चीजें आ सकती है। आप लोगों से बेसिक EIA को लेकर चीजें जो है वो बहुत पूछे जाने की उम्मीद उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर पूछा जा सकता है तो यहां से चीजें आपसे जरूर पूछी जा सकती है। ठीक, तो आज हम लोग जो है अपने डिस्कशन को इतना ही रखेंगे। इसके बाद का जो डिस्कशन रहेगा हमारा, उसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, हो सकता है कि अराउंड 5 पार्ट के आसपास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले पार्ट में इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस, ये सब भी मिल जाएंगे, सो दैट कि आप लोग अपनी जो तैयारी है वो हमारे साथ कर सके। तो उस कोर्स को एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां के थ्रू जाके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में आपको कोई भी अगर टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी हमसे अगर आप कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।